प्रिय दर्शक एवं श्रोता, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। साथ ही हर वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी करें। धन्यवाद। साथ ही यदि हमारे दर्शकों श्रोताओं में साहित्यकार, कवि भी हैं जो ये चाहते हैं कि हम उनकी रचनाओं को अपने चैनल पर प्रसारित करें, तो वो भी हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने हाजिर हूँ अपने अगले एपिसोड के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सबको मालूम होगा कि आज 1 जुलाई है, और जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको एक कहानी सुनाई थी, जून की कहानी। तो आज 1 जुलाई है, तो आज हम जुलाई की कहानी सुनेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से ही या कुछ दिन पहले से, एक आध हफ्ते पहले से काफ़ी सारे स्कूल्स खुल चुके हैं। तो इस महीने हम कुछ ऐसे एपिसोड आपके सामने लाएंगे जो कहीं ना कहीं शिक्षा से उत्प्रोत होंगे, शिक्षा के इर्द गिर्द घूमेंगे। मतलब उसमें उन वीडियोस में जो बात कही गई है वो शिक्षा को लेकर कही गई है, किसी न किसी तरीके की शिक्षा को लेकर। तो दोस्तों, फिलहाल आपके सामने प्रस्तुत है जुलाई की कहानी, और एजुकेशन स्पेशल एपिसोड्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जुलाई की टिप टिप। उस दिन 1 जुलाई थी। राजू परेशान था कि स्कूल कैसे जाए। पानी लगातार टिप टिप बरस रहा था। वो गुस्से से बड़बड़ाया, ये जुलाई का महीना बहुत खराब होता है। हर साल ऐसा हो, परेशानी होती है। क्षण क्षण पानी बरसता है। आखिर लोग काम कैसे करें? राजू के बाबा पास ही बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। वो राजू की परेशानी समझ गए। उन्होंने कहा, बेटा राजू, इस तरह बेचारे महीने पर क्यों नाराज होते हो? ये जुलाई का महीना तो सबके लिए वरदान होता है, क्योंकि इस महीने में पानी बरसता है। अगर पानी ना बरसे तो धरती की प्यास कैसे बुझे? तुम्हें पीने के लिए पानी ना मिले, जानवर प्यास से मर जाएं, खेतों में अनाज ना उगे, तब कितना बुरा हाल होगा। जहां पानी की एक बूंद भी नहीं टपकती, वहां का हाल देखो। किस तरह लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। इसलिए बरसात तो होनी ही चाहिए। जाओ, स्कूल जाओ, पानी की फुहार का मजा लो। लौट कर आओगे तो तुम्हें एक मजेदार कहानी सुनाऊंगा। राजू को लगा बाबा ठीक कहते हैं। वो हल्की फुहारों का मजा लेता हुआ स्कूल पहुंचा। सभी दोस्तों से मिलकर जी खुश हो गया। पहला दिन था, इसलिए सभी विषयों की किताबों, कॉपियों आदि के बारे में जानकारी कराई गई। इसके बाद छुट्टी हो गई। राजू घर आया। बाबा दोपहर का खाना खाकर आराम कर रहे थे। राजू ने झटपट खाना खाया और बाबा के पास जाकर बैठ गया। हाँ बाबा, आप कौन सी कहानी सुनाने के लिए कह रहे थे? मैं तुम्हें जुलाई महीने की कहानी सुनाना चाहता था। तुम इस महीने से नाराज लग रहे थे, जबकि यह महीना अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि संसार के सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण है। जानते हो इसे जुलाई क्यों कहते हैं? नहीं, राजू ने भोलेपन से उत्तर दिया। तो सुनो, रोम को दुनिया का सबसे पुराना साम्राज्य माना गया है। वहां ईसा से 102 वर्ष पहले एक आदमी ने जन्म लिया था जिसका नाम था जूलियस सीजर। वो बहुत चतुर और पैनी बुद्धि वाला आदमी था। पहले वो एक मामूली ओवरसीयर था, लेकिन धीरे धीरे उसने रोम के मंत्रियों से दोस्ती कर ली। उस समय रोम में बुराइयों की भरमार थी। घूसखोरी, अत्याचार और अन्याय का बोलबाला था। जूलियस सीजर इसे देखकर बहुत दुखी होता था। वो इसे दूर करने के लिए उपाय सोचा करता था। आखिर उसने निश्चय किया कि इन बुराइयों को दूर करने के लिए खुद ही आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे वो अपने मित्रों की सहायता से मंत्री बन गया। उसका प्रभाव बढ़ने लगा। अपने इलाके में उसने एक मजबूत सेना बनाई। उसका अधिकार बढ़ने लगा। यह देखकर रोम के शासक और मंत्रियों को उससे चिढ़ होने लगी। उन्होंने सीजर को ऐसा करने से रोकना चाहा, पर सीजर भला कब मानने वाला था? अगर वो मान भी जाता
तो जिस काम को पूरा करने का उसने बीड़ा उठाया था वो कैसे पूरा होता। अब तक उसने जनता में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी, लोग उसके इरादों को समझ गए थे, वो भी अन्याय और अत्याचार से परेशान थे। किसी तरह इन बुराइयों से छुट्टी मिले, सब यही चाहते थे। इसलिए सीजर को जनता का सहयोग भी मिल गया था। वो बिना किसी की परवाह किए निर्भय होकर रोम साम्राज्य के बहुत बड़े हिस्से का अधिकारी बन गया। बाबा, इसका मतलब यह हुआ कि वो चतुर ही नहीं बहादुर भी था, राजू ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसने अपनी सेना पर पूरा काबू पा रखा था। धीरे धीरे ऐसा समय आया कि वो पूरे रोम साम्राज्य का शासक बन बैठा। यह देखकर लोगों को बेहद आश्चर्य हुआ कि एक साधारण आदमी अब चतुराई और बहादुरी से रोम साम्राज्य का शासक बन गया है। अब उसके साथियों के मन में थोड़ी बुराई आने लगी, लेकिन वो इन बातों से भला कब डरने वाला था। उसने शासन का काम बहुत अच्छी तरह चलाया, सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखा, सबको बराबर का अधिकार मिले, कोई किसी के साथ अत्याचार अन्याय न करे, इसका उसने पूरा ख्याल रखा। शासन में जिन बुराइयों के कारण लोग आलसी, रिश्वती और अन्यायी बन गए थे उन्हें दूर कर दिया। इससे जनता ने संतोष की सांस ली। जूलियस सीजर ने कला और साहित्य की उन्नति के लिए भी लोगों को प्रेरित किया, कलाकारों और साहित्यकारों का आदर किया। इसके बाद सीजर ने सेना को संगठित किया, उसकी संख्या बढ़ाई, हथियारों का इंतजाम किया, युद्ध कला सिखाने का इंतजाम किया, और फिर उसने कैलेंडर के महीनों को ठीक हिसाब से बांटा, उन्हें उचित नाम दिए। जुलाई महीने का नाम उसने अपने नाम के आधार पर रखा था। आज का जुलाई उस समय जूलियस था। अच्छा, तो ये बात है, राजू ने कहा। वो सचमुच ही बहुत बुद्धिमान शासक था। ये कितना बड़ा काम था कि उसने कैलेंडर को इस तरह बनाया कि वो आज तक बिना किसी गलती और कठिनाई के ठीक से चल रहा है। हाँ, इसलिए लोग कहते हैं कि अगर जूलियस सीजर ना हुआ होता तो रोम साम्राज्य का आज इतिहास में जो महत्व है वो ना होता। लेकिन तुम जानते हो कि बुरे लोग अपने बुरे काम करने से कभी नहीं चूकते। ऐसा ही जूलियस सीजर के साथ हुआ। क्या हुआ उसके साथ? राजू ने आश्चर्य से पूछा। जो लोग जूलियस सीजर से जलते थे उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने जूलियस सीजर को जान से मार डालने की योजना बनाई। एक दिन वो अपने मंत्रियों के साथ बैठा सलाह कर रहा था। अचानक कुछ मंत्रियों ने तलवार निकालकर उसे घेर लिया। सीजर उस समय निहत्था था। वो असहाय हो गया। उसने अपने नौकरों को आवाज दी पर कोई सुनने वाला न था। इस बीच उसके मंत्रियों ने उस पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। जब जूलियस सीजर ने देखा कि उसका एक खास मित्र ब्रूटस भी छुरा लिए उसके पीछे खड़ा है तो वो निराश हो गया। उसके मुंह से सिर्फ यही शब्द निकले, अरे तुम भी? और उसने हार मान ली। मंत्रियों ने उसका काम तमाम कर दिया। वे बाद में रोम के शासक तो जरूर बन गए, लेकिन जूलियस सीजर को खोकर अफसोस करते रहे। सचमुच बड़ी अच्छी कहानी है। और हां, अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने इसी नाम से एक नाटक भी लिखा है। उस किताब को जरूर पढ़ना। फिर कुछ रुककर बाबा बोले, लेकिन जुलाई की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब यह महीना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और जयंतियां भी मनाते हैं। हर साल 1 जुलाई को देश भर में वन महोत्सव मनाया जाता है। वनों का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर वन ना हो तो वर्षा ना हो। जिन इलाकों में वन नहीं है वहां पानी नहीं बरसता और वहां रेगिस्तान बन गया है। इसलिए वनों की रक्षा करना जरूरी है। वनों से हमें जलाने के लिए लकड़ी, साज सामान और ज़रूरत की चीज़ें बनाने के लिए इमारती लकड़ी, पत्ते, दवाइयों के पेड़ आदि बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार जंगलों को तो काटते हैं, लेकिन पेड़ लगाने की ओर कम ध्यान देते हैं। इसीलिए वन महोत्सव मनाया जाता है कि लोग इस दिन अवश्य पेड़ लगाएं और वर्ष भर उनकी रक्षा करें।
पेड़ लगाने से ज्यादा जरूरी होता है उनकी रक्षा करना, उन्हें खाद पानी देना। वन महोत्सव के इस शुभ कार्य को आरंभ करने की प्रेरणा दी थी कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। इस महीने में नागपंचमी और रक्षाबंधन के त्योहार मनाए जाते हैं। पहले सुनो नागपंचमी की कहानी। महाभारत में एक कथा है। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने गए थे। राजा परीक्षित पांडवों के कुल के थे। वो अभिमन्यु के पुत्र अर्थात अर्जुन के पौत्र थे। उन्होंने श्रृंगी ऋषि से पीने के लिए पानी मांगा। ऋषि ध्यान में थे। राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया। पास ही मरा हुआ सांप पड़ा था। परीक्षित ने वो सांप श्रृंगी ऋषि के गले में डाल दिया। इस पर ऋषि के पुत्र ने शाप दिया कि तुमने जिस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प आज से 7 दिन बाद तुम्हें डसेगा। 7वें दिन उसी सर्प के काटने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो गई। उनका बेटा जन्मेजय भी बड़ा बली और साहसी था। उसने पिता का बदला लेने के लिए नाग यज्ञ किया। बड़े बड़े सर्प दूर दूर से आकर यज्ञ की अग्नि में भस्म होने लगे। तब आस्तिक ऋषि जन्मेजय के पास आए। आस्तिक ऋषि की मां नागकन्या थी और पिता आर्य, इसलिए उनका प्रभाव दोनों ओर था। वो जन्मेजय के यज्ञ से घबरा गए थे। ऐसा लग रहा था कि अगर यज्ञ को तुरंत रोका ना गया तो पूरी नाग जाति नष्ट हो जाएगी। ऋषि आस्तिक जन्मेजय के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम नागों से बदला क्यों ले रहे हो? ये तो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हमारी संस्कृति में शत्रु के लिए क्षमा, दया और प्रेम के लिए ही स्थान है। जन्मेजय ने ऋषि की बात मान ली और यज्ञ रोक दिया। इसके बाद नागों से हुए समझौते के फलस्वरूप नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। ये त्यौहार कभी कभी अगस्त में भी पड़ता है। इसके बाद आता है रक्षाबंधन का त्यौहार। ये भी कभी कभी अगस्त के महीने में भी पड़ता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। इन कच्चे धागे के बंधनों में वो अपने भाई को आशीर्वाद देती हैं। दूसरी ओर भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध हो जाता है। ये भावनात्मक और सामाजिक त्यौहार है। इसी कारण कई ऐसी ऐतिहासिक कथाएं भी हैं जबकि हिंदू लड़की ने मुसलमान भाई को राखी भेजी और उस मुसलमान भाई ने उसकी पूरी तरह रक्षा की। ये त्यौहार वास्तव में स्नेह संबंधों को बांधता है। ये तो हुई त्योहारों की बात। अब सुनो जयंतियों के बारे में। इस मास में तुलसी जयंती पड़ती है। ये विक्रम संवत के अनुसार श्रावण सप्तमी को पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बचपन का नाम राम बोला था। बचपन से ही साधु संतों की संगति मिल जाने से उनके मन में भक्ति की भावना जाग उठी थी। किंतु इसी बीच उनकी शादी रत्नावली से हो गई। एक बार रत्नावली मायके गई थी। उस दिन घंघोर वर्षा हो रही थी। नाले में बाढ़ आई थी। किंतु तुलसीदास ने उसकी कोई परवाह ना की और पत्नी से मिलने पहुंच गए। तब रत्नावली ने इन्हें बहुत फटकारा। उसने कहा, जिस तरह तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार है, अगर भगवान की भक्ति में ऐसा मन लगाते तो जीवन सुधर जाता। बस वो उसी क्षण लौट पड़े और प्रयाग पहुंचकर साधु हो गए। इसके बाद तुलसीदास ने अनेक तीर्थों की यात्रा की। इसके बाद वो अयोध्या आए, जहां उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। यही उनका सबसे अच्छा काव्य है। इसी के कारण वो लोकप्रिय हुए। उत्तर भारत में आज भी रामचरितमानस की पूजा एवं पठन पाठन होता है। उनकी अन्य पुस्तकें हैं विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली आदि। राजू चुपचाप बैठा सुन रहा था। वो सोच रहा था कि हर महीने के पेट में इस तरह कितनी ही जानकारी की बातें भरी होंगी। बाबा ने कहा, 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जयंती पड़ती है। प्रेमचंद हिंदी के महान कथाकार थे। उन्होंने गरीबों और किसानों की जिंदगी के बारे में बहुत अच्छी कहानियां लिखी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के लम्ही ग्राम में 31 जुलाई 1880 को हुआ था। उन्होंने अपना बचपन बड़े कष्ट में बिताया। फिर पिता की मृत्यु के बाद किसी तरह मैट्रिक की परीक्षा पास की और मास्टर बनकर पढ़ाने लगे।
धीरे धीरे बीए भी पास कर लिया। वो खुद तकलीफ सह लेते पर दूसरों की तकलीफ उनसे देखी न जाती। सन 1920 में जब गांधी जी ने आंदोलन छेड़ा तो प्रेमचंद ने नौकरी छोड़ दी और देश सेवा में लग गए। उन्होंने अपनी कहानियों में गरीबों और किसानों की समस्याओं को जिस तरह उभारा है वैसा आज तक हिंदी का कोई कथाकार नहीं कर सका। प्रेमचंद की कहानियों का अनुवाद भारतीय और विदेशी भाषाओं में हो चुका है। बाबा की बात समाप्त हुई तो राजू बोला, आपने तो आज कई बातें बता दी। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि जुलाई महीने का संबंध इतनी बातों से होगा। बाहर पानी फिर बरसने लगा था पर राजू को वो अब बुरा नहीं लग रहा था।